ऑलराइट, लेट्स बिगिन द सेशन। हमने लास्ट टाइम जो है वो यूनिट 2B का आगाज लिया था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। फर्स्ट वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फिर हमने ये देखा था कि इक्वेशन जो है उसमें इक्वल टू जीरो होता है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो नहीं होता। फिर हमने ये कहा था कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो फैक्टराइज होते हैं, दिस मीन्स वी गेट फैक्टर्स। फैक्टर्स इस तरह के होते हैं, x+1 x+3। फिर हमने ये कहा था कि भाई अगर तीन टर्म्स होते हैं तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। इक्वेशन जो है वो उसमें इक्वल टू जीरो होता है, इक्वेशंस आर सॉल्व्ड, एंड व्हेन वी सॉल्व वी गेट सॉल्यूशंस, वी गेट द रूट्स एंड वी गेट द एक्स इंटरसेप्ट्स। तो कभी इक्वेशन देगा आपको एग्जामिनर, तो आपको कहेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या कहेगा फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट्स, या कहेगा फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो अगर आपसे एग्जामिनर सॉल्यूशंस मांगे या आपसे रूट्स मांगे या आपसे एक्स इंटरसेप्ट्स मांगे, तो ऐसे केस के अंदर जो है इसका मतलब आपको जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर हमने ये सीखा था कि हाउ मेनी आइडेंटिटीज डू वी हैव टू सी इन ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई। देयर आर थ्री आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इसकी एक्सपेंशन देखी थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर हमने आइडेंटिटी इक्वेशन के दरमियान डिफरेंस भी क्रिएट किया था, लेक्चर्स आप देख सकते हैं। और फिर फैक्टराइजेशन में हमने सीखा था इफ देयर आर टू टर्म्स देन दिस मींस वी हैव टू टेक कॉमन। और बाज़ औक़ात कॉमन लेने के बाद दो टर्म्स जब होते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लग जाती है। जैसे 2x+4 था तो 2 कॉमन ले लिया, बस फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई। बट व्हेन इट वाज 2x स्क्वायर माइनस 50 तो 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया x स्क्वायर माइनस 25। 25 जो है 5 स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और x माइनस 5 x+5। इसका मतलब दो टर्म्स थे, तो फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया कॉमन टेकिंग। मैंने कॉमन टेकिंग भी की है, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लगाई है। इसी तरह 2x स्क्वायर माइनस 30 जब है तो 2 हमने कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 15, लेकिन मजीद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लग सकती क्योंकि x तो परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर हुआ है, बट 15 जो है इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लिहाजा ये मजीद आगे मामला नहीं बढ़ सकता। फिर हमने कहा था इफ देयर आर टू टर्म्स, तो बात हो गई थ्री टर्म्स है तो वी डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग को हम कहते हैं मतलब फैक्टराइजेशन विद थ्री टर्म्स मींस वी हैव टू मिडिल टर्म ब्रेक। उसके लिए हमने सीखा है कि हम पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए, और उनको जिनको वापस मल्टीप्लाई किया जाए तो विद साइन वही आना चाहिए जिसके फैक्टर्स ढूंढे। मतलब 6x माइनस एक्स प्लस 5x तो दे रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके -6x स्क्वायर आ रहा है, सेकंड ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये फैक्टर सही नहीं है। 6x स्क्वायर के फैक्टर्स प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x भी दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस 6x स्क्वायर भी दे रहे हैं, लिहाजा ये सही फैक्टर्स हैं। तो ये हमने रैंडम ब्रेकिंग में सीखा था। फिर हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, फिर हमने एंड में ये डिस्कस किया था कि इफ देयर आर फोर टर्म्स, कि अगर जो है फोर टर्म्स हो तो मिडिल टर्म ब्रेक, तो फैक्टराइजेशन का मतलब अगर फोर टर्म्स है तो इफ देयर आर फोर टर्म्स देन फैक्टराइजेशन मींस दैट वी हैव टू मेक पेयर्स एंड टेक कॉमन। हमने ये कहा था कि अगर चार टर्म्स नजर आ रहे हैं और डायरेक्ट कॉमन निकल रहा है, जैसे कि यहाँ निकल रहा था, हमने 5 रुपए का सवाल ही लिया था, तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। जैसे 3r कॉमन लिया, 6c माइनस डी बचा, यहाँ से हमने -t कॉमन लिया, 6c माइनस डी बचा। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि दो ब्रैकेट जो है उनको सेम बनाया जाए। फिर हमने 6c माइनस डी को जो है वो कॉमन लिया, और यहाँ से हमारा बचा 3r, यहाँ से हमारा बचा t। तो ये 6c माइनस डी 3r माइनस सी हमारे दो फैक्टर्स हो गए। फिर आज हमने देखना है कि हाउ टू सॉल्व एन इक्वेजन। इक्वेजन सॉल्विंग के हवाले से हम बात डिस्कस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेजन सॉल्विंग में एक बात हम समझ लेते हैं कि इक्वेजन सॉल्विंग के हमारे पास है थ्री मेथड्स। देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व एन इक्वेजन। जिसमें सबसे पहला मेथड जो है दैट इज फैक्टराइजेशन। अभी हमने फैक्टराइजेशन पूरी सीख ली है ना। जब हमें इक्वेजन को सॉल्व भी करना होता है ना, तो अगर दो टर्म्स है तो हम फैक्टराइज करके फिर सॉल्व करेंगे, तीन टर्म्स है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके सॉल्व करेंगे, फोर टर्म्स है तो पेयर्स बना के कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग में हमें रूट्स तक पहुंचाना होता है मामला, जो हमने इनिशियली जब गुफ्तगू स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि देखिए सॉल्विंग में और फैक्टराइजेशन में क्या फर्क होता है, कि सॉल्विंग में हम एंड तक वैल्यूज लेकर जाते हैं, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, एंड तक हम जो है वो रूट्स तक मामला पहुंचाते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन में हम रोक देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूंगा सॉल्विंग एन इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन, इसका मतलब मिडिल में ब्रेकिंग होगी, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होगा, एंड में इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि इक्वेशन सॉल्व हो रहा होगा, और उसके थ्रू हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। तो इक्वेशन सॉल्विंग का एक तरीका जो है वो है फैक्टराइजेशन। जब भी आपके सामने एक इक्वेशन आएगा और आपको सॉल्व करना होगा, तो एक वन ऑफ द मेथड्स यू हैव इज फैक्टराइजेशन।
अभी हम फैक्टराइजेशन अच्छी तरह देख चुके हैं. सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेजन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर. Completing the square method. And third method of solving an equation is use of quadratic formula. Quadratic formula. सही है. तो जब भी आपको कोई कहे भाई अच्छा इक्वेशन सॉल्व करना है और आपसे पूछे बताओ इक्वेशन सॉल्विंग के हाउ मेनी मेथड्स देयर आर इन टोटल, तो आपको फिंगर टिप्स पे नाम याद होने चाहिए कि भाई इक्वेशन सॉल्विंग के 3 मेथड्स होते हैं. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अच्छा, अब मैं आपको जो है वन बाय वन मेथड्स के थ्रू आइडेंटिफाई करवाता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है. ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस पे लगता है? ए एक्स स्क्वायर. सॉल्विंग इक्वेशंस है ना, तो मैं अभी यहाँ की बात करती यही लिखता हूँ. इक्वेशन सॉल्विंग का मतलब हो गया एक इक्वेशन सॉल्व करना है विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कहलाता है ए, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो कहलाता है बी, और जो विदाउट एक्स होता है वो कहलाता है सी. द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, एंड विदाउट एक्स जो एक कांस्टेंट होता है एंड में, दैट इज नोन एज सी. यहां से ए बी और सी की वैल्यूज ली एंड विल इनपुट ओवर हियर एंड विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स. अच्छा, एक बात हम समझ लें, क्या ये तीनों मेथड्स हमेशा एप्लीकेबल है? तो फैक्टराइजेशन नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल. फैक्टराइजेशन हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि कभी कभार मिडल टर्म ब्रेकिंग हो ही नहीं रहा होता. जब मिडल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रहा इसका मतलब फैक्टराइजेशन एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है थ्री थ्री टर्म्स होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो होते हैं, दो टर्म्स हैं तो फैक्टराइजेशन हो जाती है. तीन टर्म्स होते हैं तो फैक्टराइजेशन बाज़ औक़ात होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती. लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो फिर ये हमेशा एप्लीकेबल है. ये बाकी जो दो मेथड्स हैं दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल. सही है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये वो मेथड्स हैं जो हमेशा एप्लीकेबल हैं. फैक्टराइजेशन हमेशा एप्लीकेबल नहीं है. अब अगर मैं आपके सामने कोई इक्वेशन रखता हूं जिसको मुझे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल लेता हूं. तो अभी हम एक काम करते हैं, इनिशियली जो है हम फोकस करते हैं कि अगर हमारा अच्छा, यूजुअली हम प्रैक्टिस क्या कर रहे होते हैं, जब तक कि हमें कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करने का कहता नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो ये कहता है कि एक कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में आप इक्वेशन को एक्सप्रेस करो, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करो. अब ये मेथड मैं आपके सामने जो है वो एंड में डिस्कस करता हूं. यूजुअली हम क्या करते हैं, whenever we see a quadratic equation we try to factorize it, and if it's not factorizable we try to use quadratic formula. अच्छा सर, अगर एक इक्वेशन फैक्टराइज हो रहा है तो क्या मेरे लिए जरूरी है कि मैं फैक्टराइजेशन के थ्रू ही सॉल्व करूं? नहीं भाई. अगर अगर एक्सप्रेशन है देन यू हैव टू शो द स्टेप्स ऑफ फैक्टराइजेशन. मतलब ये नहीं हो सकता कि आप ये कहो कि मुझे मिडल टर्म ब्रेकिंग सीखनी ही नहीं, मैं फैक्टराइजेशन का प्रोसेस सीखना ही नहीं चाहता. कुछ बच्चे भागते हैं इससे, कहते भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन सॉल्विंग के लिए लगता है. अगर एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का कहा गया फिर तो फैक्टराइजेशन ही फॉलो करनी पड़ेगी. बट अगर इक्वेशन को सॉल्व करने का कहा गया तो अब आप फैक्टराइजेशन के थ्रू करना चाहते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है. बट आपको मेथड सारे आने चाहिए, क्योंकि कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म भी ऑब्टेन करने को आ रही है, वो भी आपको करने आनी चाहिए. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूजेज भी बहुत जरूरी होता है एट टाइम्स, तो वो भी आपको लगाने आना चाहिए. तो अभी हम समझते हैं कि अगर एक इक्वेशन लेट सपोज फैक्टराइज हो रहा है, मिसाल है, मैं एक मिसाल आपके सामने ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब ये वो इक्वेशन है जो फैक्टराइज हो सकता है. तो आपकी प्रायोरिटी यूजुअली यही होनी चाहिए कि अगर कोई फैक्टराइजेशन सॉल्व हो जाए तो वो फैक्टराइज हो जाए, कर दें उसको आप. लेकिन अब क्योंकि ये इक्वेशन है तो आप चाहें तो फैक्टराइजेशन फॉलो करें, चाहें तो ना फॉलो करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस्तेमाल कर लें.
तो अब मैं आपको दोनों मेथड से करके बताता हूँ, ये दिखाने के लिए कि देखिए आंसर्स आपके कैसे मैच हो रहे हैं। तो मेथड नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आप करेंगे तो क्या आपको पता है, रैंडम ब्रेकिंग हम सीख चुके हैं, फर्स्ट टू लास्ट हमको मल्टीप्लाई करना है। तो -6x² हो गया, इसके दो फैक्टर्स, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए, वापस मल्टीप्लाई करें तो -6x² आना चाहिए। तो आपके जहन में फैक्टर्स आ सकते हैं -6x और +x। देखिए -6x + x -5x बनते हैं और मल्टीप्लाई होकर -6x² भी बनता है। तो यहां से आपके पास आ गया x² -6x + x -6 = 0। यहाँ से आपने x को कॉमन लिया, ये हो गया x -6 +1 को कॉमन लिया, x -6 = 0। यहाँ से आपके पास दो आंसर्स आ गए। एक आंसर आ जाएगा, अच्छा पहले तो आपने इसको फैक्टर्स मुकम्मल कर लिए, x -6 आपने कॉमन लिया तो x -6 x +1 = 0। यहाँ से आपके पास दो रूट्स आ गए, एक रूट आ गया आपका x = 6 और एक रूट आ गया x = -1। ये कहलाते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आप कहते हैं नहीं भाई ये जो है मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फॉलो करूं। ये मेथड 3 है बेसिकली आपका, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर मैं इसी इक्वेशन को एक काम करूंगा, मेथड 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी करके बता दूंगा, ताकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी साथ साथ डिस्कस हो जाए। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आपने लगाने का सोचा तो आपने कहा भाई सबसे पहले जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, x = -b ± √b² - 4ac/2 है। जब कभी वो कहता है ना गिव योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अक्सर वो लिखता है कि वर्किंग गिव योर आंसर्स सॉल्व द इक्वेशन गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जब इस तरह की कोई बात मेंशन हो ना कि गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस या 5 SF, इसका मतलब उसमें एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आ रहे और वो फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्टराइजेशन यूजुअली ऐसा आता है 3/5 आ गया ज्यादा से ज्यादा, वरना 1 आया, 6 आया, 2 आया, 4 आया। फैक्टराइजेशन इस तरह के आंसर्स आते हैं। लेकिन जब एग्जामिनर कह रहा हो ना कि गिविंग योर आंसर्स इन 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 SF, 5 SF, तो आप इस बात को समझ लें कि अब जो है इसका मतलब फैक्टराइजेशन नहीं लग सकती। चेक करना चाहते हैं चेक कर लें, फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं। तो ये एक आइडिया दे रहा होता है एग्जामिनर कि यहाँ या तो आप कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से कर सकते हो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मुला से कर सकते हो। अब यूजुअली हम कंप्लीट स्क्वायर में क्योंकि करने में थोड़ी टाइम ज्यादा लगता है, तो बच्चा कहता है अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मुला का इस्तेमाल कर लेंगे, दैट इज परफेक्टली फाइन। यूजुअली प्रायोरिटी बच्चों की यही होती है, हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि भाई कोशिश करो इक्वेशन सॉल्विंग जो है फैक्टराइजेशन के थ्रू हो जाए, और अगर फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं हो रही तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मुला का इस्तेमाल कर लो। हाँ, अगर कंप्लीटली स्क्वायर से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मैं अभी सिखाऊंगा तो देख लेना अगर अच्छा लगे तो। लेकिन बाज औकात कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में ऑब्टेन करने का वो मुझे रिक्वायरमेंट देता है, इन दैट केस आई हैव टू लर्न हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर। मेथड सारे आने चाहिए, फिर जो आप लगाओ। अगर खामोशी है, if examiner has not mentioned which method to use in a particular question, you can use any of the methods. But if the examiner has not mentioned anything, examiner ने कुछ बोला नहीं है, खामोशी है, तो फिर कोई भी मेथड यूज कर लो, कोई मसला नहीं, एग्जामिनर को आंसर चाहिए। तो बॉटम लाइन अभी हम यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मुला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मुला यहाँ लगाते हैं आसान से इक्वेशन में जो फैक्टराइजेशन से भी हो रहा था, तो माइनस सबसे पहले ABC लिख लिया करें ताकि गलती ना हो। x² का कोएफिशिएंट A है आपका, A जो है वो 1 है, x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, when nothing is written then it's a 1। then with x the coefficient of x is B, तो B आपका हो गया -5, और जो आपका विदाउट x है दैट इज C एंड दैट इज -6। तो आपके पास A B और C की वैल्यूज आ गई, A is 1, B is -5 एंड C is -6। फिर अगर आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -B -5, तो ये +5 हो जाएगा। मैं पूरा लिख रहा हूँ, -5 ± √B², यानी कि -5 का स्क्वायर -4AC, A की जगह 1, C की जगह -6/2 टाइम्स A, और A की जगह लेंगे आप 1, A की जगह आप लेंगे 1। तो x = -B ± √B² - 4AC/2A। अब देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 5² 25 है,
तो 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -6, ये आपका 49 आ जाएगा। और यहाँ आके बाहर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास दो आंसर्स आ गए। रूट ऑफ 49 इज 7, क्योंकि ये वो इक्वेशन था जिसके अंदर आंसर डेसिमल प्लेसेस में नहीं थे, होल नंबर्स में थे, और ये तो फैक्टर एडिशन से भी हो रहा था, लिहाजा एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और खामोशी है, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा आपको। तो 5 + 7, 49, रूट ऑफ 49 इज 7, तो 5 + 7/2, और x इज इक्वल टू 5 - 7 डिवाइड बाई 2। तो x+7, 5 + 7/2, 12/2 हो गया 6, और 5 - 7 -2/2 हो गया -1। यहां से आपके पास x के दो आंसर्स आ गए, एक आंसर आ गया 6 और एक आंसर आ गया -1। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैंने दो मेथड्स के थ्रू इक्वेशन सॉल्विंग सिखा दी है। सही है। यहाँ तक मेरे ख्याल से हमने यहीं से स्टार्टिंग ली है आज की। यहाँ तक कॉपी भी कर लें, और नोट्स बना रहे होंगे आप यकीनन। तो जितना कॉपी कर लिया है, बाकी कर लिया है, सुनने पे फोकस किया करें। अब जब लिख लिया आप लोग, सुन लिया है, तो नाउ राइट इट डाउन, लिख लें, और मुझे एक्नॉलेज करें कि क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है। किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन होगा तो यू कैन रेज योर हैंड, चैट पे पूछ सकते हैं, रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, लिख लें, और मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। वंस यू आर डन एंड यू आर क्लियर एज वेल, तो चैट पे लिख दीजिएगा क्लियर एंड डन।
चले बेटा, कुछ लोगों का मैसेज नहीं आया, ऐसा ना मैसेज भूलिएगा मत, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का मैसेज आ गया है, कुछ का नहीं आया। 1-2 मिनट में और रुक रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। जल्दी बताएं बेटा। ये सिंसिया देखें, ये मैं बताता हूँ, ये जो आप स्टेप्स कह रही ना, ये आपने अच्छा वो मुझसे पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ। देखो लिसन, बल्कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, बल्कि मिटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बल्कि इस चीज को वजाहत कर देता हूँ। देखो, वेन एवर यू सी अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, एक रूल है कि when a multiplied by b is 0, either a equals 0 और b equals 0। ये एक उसूल याद रखें। Whenever the product of two factors is 0, either the first factor was 0 और the second factor was 0। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आता है, तो इन दोनों में से यकीनन कोई ना कोई 0 था। कोई दो नॉन जीरो नंबर बताते हैं जो मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे? मुमकिन ही नहीं है, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। कोई ऐसे दो नॉन जीरो नंबर्स है ही नहीं जो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको 0 आंसर दे। इसका मतलब जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर 0 आए, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर 0 आए, तो यकीनन उन दोनों में से कोई एक 0 था। अच्छा, अब ये तब वैलिड नहीं होता जब इक्वल टू के बाद कोई और नंबर है। मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने सवाल पूछा तो अच्छी बात है, मैं हर दफा क्लियर करता हूँ। आज मैंने खुद ही क्लियर नहीं किया था, बहरहाल ध्यान में नहीं रहा, तो अपना अच्छा हुआ सवाल पूछा तो इनसे मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। थैंक यू, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यह देखिए, x-1 x+6 दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। तो अब मैं कह रहा हूं, इधर 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 x-6 इज 0 और x+1 इज 0। x-6 और x+1 मल्टीप्लाई हुए तो 0 आया ना। तो या तो x-6 का आंसर 0 था या x+1 का आंसर 0 था। तो x का आंसर आ जाएगा 6, और यहां से x का आंसर आ जाएगा x-6 इक्वल टू 0, -6 को वहां शिफ्ट किया, और x+1 इक्वल टू 0 का आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -(-1)। इनसे अब ये बात समझ आई? ये रूल मैंने फॉलो किया है, ये आप जहन में बिठा लें। When the product of two factors is 0, either a was 0 or either b was 0। परफेक्ट। अच्छा, अब देखिए, इसमें ये एक मिसकॉन्सेप्शन भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मिसकॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर कहता हूं मैं इसको, कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर। यस, कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर। ये बच्चे ए लेवल भी कर रहे होते हैं, ओ लेवल की बुनियाद कमजोर होती है ना। वो कहते हैं, लेट सपोज x-6 और x+1 का आंसर 5 है, तो दे डू लाइक दिस, इधर x-6 इक्वल्स 5 और x+1 इक्वल्स 5। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है। ये मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग से हटा दें। क्यों? क्योंकि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 था, तब तो ये वैलिड था कि या तो पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है। क्योंकि दो नंबर जब मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है, कोई एक ना एक यकीनन 100% 0 था। बट जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 5 आया, तो ये थोड़ी है कि या तो पहला नंबर 5 है या दूसरा नंबर 5 है। दो ऐसे नंबर जो 5 नहीं है, दोनों के दोनों, तो भी आंसर हमारा जो है 5 आ सकता है। मिसाल है, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता है। पहला नंबर भी 5 नहीं है, दूसरा भी 5 नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट 5 है। फिर हम कहें 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर भी 5 है। तो ऐसे तो पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 5 आए। इसका मतलब थोड़ी है कि पहला नंबर 5 था या दूसरा नंबर 5 था। इसका बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं है। लिहाजा ऐसे केस में क्या करते, कभी कभार अगर ऐसा इक्वेशन सॉल्व करने को आ जाए, x-6 x+1 इक्वल टू 5, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि फिर आप जो है, राइट वे ऑफ सॉल्विंग इज कि आप पहले x-6 x+1 को मल्टीप्लाई करें। व्हाट इज द राइट वे ऑफ सॉल्विंग दिस? इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? तो ऐसे केस में आप x-6 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट्स x² प्लस x -6x -6, x को
-6 को x से किया -6x, -6 को 1 से किया -6, इक्वल्स टू के बाद है 5, और 5 को जब आपने फिट पीछे शिफ्ट किया तो x² -5x -11 इज इक्वल्स टू 0। x² -5x -6 -5 -11 इक्वल्स टू 0, ये राइट वे है। अब क्या करूं, क्या ये मिडिल ब्रेकिंग हो रही है, क्या फैक्टराइजेशन सॉल्व हो सकता है? तो जवाब है नहीं, हेयर द मिडिल ब्रेकिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 11 जो है इसके कोई फैक्टर्स है ही नहीं, 11 तो प्राइम नंबर है। तब यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से काम कर सकते थे। तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, -b, ए की वैल्यू पर लिखी, वैल्यूज लिखी a1। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक ऐसा भी एग्जांपल आ गया कि जिसके अंदर जो है वो एग्जैक्ट रूट्स नहीं आ रहे बल्कि डेसिमल में आ रहे हैं, ताकि राउंडिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू जो है x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू हो गई -5, c की वैल्यू हो गई आपकी -11। अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो आप लगा सकते हैं, -b मतलब -5 प्लस माइनस √b²। आई नीड मोर स्पेस, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। यस, -5 प्लस माइनस -5² b² -4ac, a की a1 है और c -11। अच्छा, अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद नहीं, आप भूल गए, फिर आप 3 नंबर 4 नंबर बिला वजह बर्बाद कर देंगे। प्लीज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सही से बैठ के याद कर लें। x इक्वल्स -b, ये लिखवाया मैंने आप, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। इसको अच्छी तरह बैठ के हिफ्स कर लें। अच्छा, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने के कोई मार्क्स नहीं है। एक बच्चा जो है वो सवाल कर रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया, अप्लाई नहीं किया, कोई मार्क्स नहीं, अप्लाई करना है। हमें अप्लाई करना है, लिखेंगे तो अप्लाई करेंगे, या लिखना ही नहीं है क्वाड्रेटिक, जैसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, जब भी इक्वेशन सॉल्विंग करनी होती है मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने से मुराद ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह वैल्यूज इनपुट करता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने नहीं बैठ रहा होता बार बार, टाइम वेस्ट होता है ना, टाइम भी तो बचाना है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। यहां से x के आपके जो आंसर्स आ गए, 5 प्लस माइनस √5² is 25, -4 into -11 plus 44, -4 into -11 is +44 divided by 2। बल्कि ये +40 25 प्लस कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट ही कर लें। 25 + 44 69। अब देखिए आपके पास यहाँ से 2 आंसर्स आ गए, 5 प्लस √69 डिवाइडेड बाई 2, और एक आ गया 5 माइनस √69 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आपने ब्रेक करके आंसर्स लिख दिए। अब कैलकुलेटर उठाएं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर नॉन एग्जैक्ट अगर आपके आंसर्स आ रहे हो तो आपने क्या करना है। अब एक सीआई की जनरल इंस्ट्रक्शन सुन लें, whenever you are getting non exact answers, तो आपका जो फाइनल आंसर होता है ना, वो आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होता है। नॉन एंगल्स की बात हो रही है, जो एंगल इन डिग्रीज की बात है ना, वो जब सिखाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो वहां बताया जाता है 1 डेसिमल प्लेस रूल। लेकिन अभी नॉन एंगल्स की भी बात करें, एरिया, पेरीमीटर, लेंथ सब कवर हो गया। फाइनल आंसर आपको 3SF में देना है। अच्छा, वर्किंग जो है अब 1 सिग्निफिकेंट एक्यूरेसी हायर पे भी कर सकते हैं। जैसे एस्टिमेशन का टॉपिक सिखाया था यूनिट 1C या 1D में, तो आपको बताया था कि उसमें एस्टिमेशन में आपको खाली 1 सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा चाहिए होती है वर्किंग, मतलब 3SF में आंसर अगर देना है तो वर्किंग 4SF में होगी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। अगर आपको एग्जामिनर ने कहा है कि फाइनल आंसर 2SF में दो तो वर्किंग आप 3SF में करेंगे। आपको एग्जामिनर ने कहा कि फाइनल आंसर 1SF में देना है तो आप वर्किंग 2SF में करेंगे। बट यहाँ पर बाकी जब एस्टिमेशन का टॉपिक नहीं होता उसके अलावा मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि फाइनल आंसर अगर 3SF है तो वर्किंग आप और ज्यादा एक्यूरेसी पे करें और सेफ साइड पे 5SF पे करें, सिवाय एस्टिमेशन के टॉपिक में हम एक एक्यूरेसी ज्यादा पे कर सकते हैं, इससे ज्यादा मना है, बिल्कुल मना है। लेकिन वैसे अगर फाइनल आंसर 3SF है तो
वर्किंग 5SF में होगी। FA मतलब फाइनल आंसर, W मतलब वर्किंग। फाइनल आंसर 3SF एंड वर्किंग 5SF। सही है। ये भूलिएगा मत, ये क्या मतलब है ये वर्किंग का, W फॉर वर्किंग। और FA मतलब फाइनल आंसर। सही है। तो फाइनल आंसर जो है वो आपका 3SF में होना चाहिए, और वर्किंग जो है 5SF में होनी चाहिए। लेकिन एक बात और सुन लें, एग्जामिनर सेज इन द क्वेश्चन पेपर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। क्या मतलब? अरे भाई कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो एग्जामिनर साहब? एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि अगर मैं किसी सवाल में एक्यूरेसी गाइडलाइंस ना दूं, if I am not giving accuracy guidelines in a particular question, then your final answer has to be in 3SF and working in 5SF। वर्किंग ज्यादा पे होनी चाहिए वर्किंग के हवाले से। आप एक एक्यूरेसी ज्यादा पे भी कर सकते हो, बट बेहतर 2SF पे। आंसर फाइनल आंसर 3SF में होना चाहिए, फाइनल आंसर 3SF। लेकिन ये कह रहा है कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, मतलब अगर मैं किसी सवाल में कहूं कि 4SF में आंसर चाहिए, तो फिर आपको मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है उस सवाल की। ऐसा नहीं है आप बोलो नहीं जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन 3SF की है। अगर इस किसी सवाल में किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को दिया गया है, उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सही है। अब यहां मैं करता हूं, देखें। तो आदत क्या बनाएंगे कि पहले जब भी कोई वैल्यू लिखेंगे 5SF में लिखेंगे, फिर आंसर 3SF में देंगे। तो मैं करने जा रहा हूँ 5 प्लस रूट ऑफ 69 डिवाइडेड बाई 2। यहां से मेरे पास 5SF में वर्किंग कर रहा हूँ। 6 पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया था, ताकि जिसको भी मसला होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कर सकता है। 6.6533 5SF में मैंने वर्किंग की, और दूसरा आंसर दिया मैंने 5 माइनस रूट ऑफ 69 डिवाइड बाई 2 माइनस 1.6533। अब देखें 5SF में मैंने वर्किंग की है। वर्किंग पता है क्यों की है? ताकि इफ आई वर्किंग क्यों ज्यादा एक्यूरेसी पे करते हैं, ये भी तो सवाल है। सर आंसर जब 3SF में देने का एग्जामिनर ने बोला है, तो वर्किंग ज्यादा में क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में कोई आंसर आता है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर तो 3SF में दे दिया, बट अगर उस पार्ट के आंसर को किसी सब्सिक्वेंट पार्ट में यूज करना है, इफ द आंसर ऑफ वन पार्ट इज टू बी यूज इन सब्सिक्वेंट पार्ट्स, तो सब्सिक्वेंट पार्ट्स में फिर आप क्या 3SF वर्जन यूज करेंगे? नहीं। फिर अगर आप 3SF वर्जन यूज करेंगे तो अगले पार्ट की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप 5SF वर्जन इसलिए रखते हैं ताकि आप अगले पार्ट में जब डालेंगे तो आप ज्यादा एक्यूरेसी वाला वर्जन डालेंगे, ताकि आपके अगले पार्ट की एक्यूरेसी 3SF पे सही आए। अगर आप ऊपर की 3SF वाली एक्यूरेसी को नीचे वाले आंसर में इस्तेमाल करेंगे, नीचे वाले पार्ट में, तो फिर नीचे वाले पार्ट की 3SF वाली एक्यूरेसी सही नहीं होगी। इसलिए वर्किंग ज्यादा में करना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी किसी पार्ट में किसी पार्ट का यूटिलाइजेशन अक्सर होती है, अगले पार्ट में हो तो आपको दोबारा ना निकालनी पड़े, बल्कि आपके पास लिखी हुई हो। तो यहां से आपके पास आंसर आ गया 6.65, और एक आंसर आ गया -1.65। अच्छा, आपके कैलकुलेटर ऐसे एडवांस्ड हैं जो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने गाइड किया कि आप इक्वेशन सॉल्विंग कैलकुलेटर करके डायरेक्ट आंसर दे दें, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखें। कैलकुलेटर्स मस्ट बी यूज फॉर चेकिंग पर्पसेज ओनली। कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिर्फ चेकिंग पर्पसेज के लिए करना है। देखिए मैंने ये फाइनल आंसर दिया है, दिस इज द आंसर। और इस 6.65 -1.65, और ये आंसर की जो एक्यूरेसी है ये मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दी। तो ये हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया कि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक 0 था। एक्स की वैल्यूज निकालना भी देखी कि भाई कैसे 6 और -1 आंसर आया था। फिर मिसकॉन्सेप्शन भी क्लियर किया कि प्रोडक्ट अगर जो है वो 0 के अलावा कुछ और है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि या x-6 5 था या x+1 5 था, बल्कि इसको हम राइट वे ये होता कि हम इसको एक्सपेंड करते, फिर 5 को लेफ्ट पे शिफ्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते। यहाँ क्योंकि फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं थी, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते, और उसके बाद फिर हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, नॉन एग्जैक्ट आंसर आएंगे, तो ऐसे केस के अंदर वर्किंग आप 5SF में करेंगे। अगर नॉन एंगल्स की बात हो रही है, अभी तो हम एंगल्स की बात कर ही नहीं रहे, तो वर्किंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और फाइनल आंसर को आप 3SF में, वर्किंग 5SF में, फाइनल आंसर 3SF में देंगे। वर्किंग 5SF में क्यों करते हैं? ताकि अगले पार्ट में इस्तेमाल करना हो तो 5SF वर्जन यूज करें, ताकि अगले पार्ट की एक्यूरेसी खराब ना हो। लेकिन अगर किसी सवाल में कोई अलग एक्यूरेसी गाइडलाइन स्पेसिफाइड है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जनरल गाइडलाइंस है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, 5SF में वर्किंग की, फाइनल आंसर 3SF में दे दिया। जनाब, कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? ये मिसकॉन्सेप्शन वाली बात वगैरह सब रख लें, लिख लें, फिर मुझे बता दें इज इट क्लियर टू एवरीवन।
गाइडलाइन जो एक्यूरेसी की मैंने लिखी है वो भी लिख लें, पहले ऊपर का लिख लें, नोट कर लें ये वाली चीज, फिर थोड़ा नीचे कर लेता हूँ तो एक साथ बाकी सब देख लीजिएगा जल्दी से, शाबाश। चले ये मैंने कर लिया। अब इंशाल्लाह हम मगरिब की नमाज का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, सही है। तो आप लोग जो है वो इसको कॉपी कर लें अच्छी तरह। इंशाल्लाह सी यू इन 30 मिनट्स टाइम, 7 बजे तक इंशाल्लाह मिलते हैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ऑलराइट लेट्स बिगिन। हमने जो है वो सेशन को रिज्यूम करते हैं इंशाल्लाह। एंड हमने जो है वो यहाँ तक पढ़ लिया था, और यकीनन आप लोगों ने कॉपी भी कर लिया होगा। शायद स्क्रीन शेयरिंग अगर बंद हो गई थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसको आप एक साथ कॉपी करना चाहें तो फिर बाद में कॉपी कर लें, अगर कोई चीज़ अगर मिस आउट हुई है। वैसे तो सबने कॉपी कर लिया होगा शायद, फिर भी अगर किसी को किसी चीज़ में कोई कॉपी करने में कोई कमी पेशी रह गई तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सही है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि हमने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको सिखाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एप्लीकेशन का बताया, सही है। और किस तरह से जो है वो आपको मैंने बताया कि फैक्टराइजेशन भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लग सकता है साथ साथ, और अगर ऐसे भी सवालात हो सकते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़े और फैक्टराइजेशन वर्क ना करे। अब मैंने आपको सॉल्विंग के 3 मेथड्स बताए थे कि इक्वेशन सॉल्विंग के 3 मेथड्स होते हैं। एक मेथड का नाम होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 3 मेथड्स होते हैं। उसमें एक मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर उसको एक एग्जांपल को करवाते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। मेथड नंबर 2 पे बात करते हैं, विच इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अच्छा जी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें क्या बताता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ऑब्टेन करनी होती है। अच्छा, इसको करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, अ, और वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह रख सकता हूँ। लेकिन एक आसान तरीका जो बच्चों को यूजुअली लगता है और जो हमें ओ लेवल मैथ्स में नज़र भी आता है, कि वो ये नहीं कहता ऑब्टेन कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, बल्कि वो एक फॉर्म देता है और मुझे उस फॉर्म में करना होता है एक्सप्रेस। तो इसकी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि लेट्स सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल अगेन, ये एग्जांपल मैं लेकर चलता हूँ। सही है जी, यही मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो पता है मैं क्या करूंगा, पहले मैं कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूंगा। आई विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अच्छा, अब कंप्लीटिंग इस प्रोसेस को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और जो फॉर्म हासिल हो जाती है उसे कहते हैं कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। उस फॉर्म में लाने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और उस फॉर्म में जब ऑब्टेन कर लेते हैं वो फॉर्म कहलाती है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अच्छा, अब होता क्या है, क्या क्या करूंगा मैं, इसके लिए एक जनरल फॉर्म आप याद रख लें। वैसे तो अब वैसे वो फॉर्म गिवन होती है यूजुअली, लेकिन अगर कभी वैसे कभी ऐसा सवाल नहीं आया कि आपको ये कहा जाए कि कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में ऑब्टेन करो या सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ऐसा कहता नहीं है। यूजुअली जिस फॉर्म जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म होती है वो मुझे दी हुई होती है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, और आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। बट अगर कभी कहे तो एक जनरल फॉर्म याद रख लें कि जनरल फॉर्म क्या है। तो x² - 5x - 6 की जो जनरल फॉर्म है वो है ax + b होल स्क्वायर प्लस c। ये एक जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म याद रख लें। जैसे ax² + bx + c कैसे जनरल फॉर्म है, वैसे कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में जो जनरल फॉर्म है ना, जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म जिसे मैं कह रहा हूँ, वो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ये वाली फॉर्म कहलाती है।
ये वाली, ये फॉर्म कहलाती है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। तो अगर कभी आपको किसी एक्सप्रेशन को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करना हो, तो आप ये एक जनरल फॉर्म उसकी जहन में रखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। क्वाड्रेटिक की कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का जो जनरल वर्जन है दैट इज ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। तो अगर आपको जब मेथड टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना हो, तो इसके मुख्तलिफ तरीकेकार, एक और तरीका भी इसका होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना, बी आइडेंटिफाई करना, बी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कुछ बच्चे सीखते हैं वो। बट मैं अभी एक ही मेथड पे फोकस करूंगा, क्योंकि ज्यादा मेथड सिखाने से कंफ्यूजन बढ़ती है। तो एक मेथड को फॉलो करते हैं, उसी को फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे ताकि आपके लिए काम करना आसान हो। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर, अच्छा ये फॉर्म तो मैंने अभी आपको जनरल फॉर्म दे दी है ना, लेकिन अगर जनरल फॉर्म, अगर आपको कोई और फॉर्म दी हुई है तो फॉलो दैट फॉर्म, मैं लिख देता हूँ, यूज द फॉर्म गिवन बाय द, गिवन इन द क्वेश्चन। जो फॉर्म क्वेश्चन में गिवन होगी उसको उसको यूज करेंगे। सही है, जो फॉर्म क्वेश्चन में गिवन होगी हम उसको फॉलो करेंगे। और अगर कोई फॉर्म नहीं गिवन है तो भी इस फॉर्म को जनरल तौर पे हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसको क्या करें, इसको खोल लेते हैं। अच्छा, ये आइडेंटिटी का साइन होता है वैसे तो, अगर इक्वल स्टोरी बनाने तो मसला नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज आइडेंटिकल टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। मैंने आइडेंटिटी और इक्वेशन का फर्क आपको लास्ट क्लास में अच्छी तरह से क्लियर किया था। तो यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ आपको एक्सपैंड करना है। इफ यू आर गोइंग टू एक्सपैंड, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर और एंड में प्लस सी। अब याद रखें, एक्स प्लस बी होल स्क्वायर कैसे एक्सपैंड हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर से एक्सपैंड हुआ। फिर जो भी इसकी एक्सपेंशन है उसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी। और अब आप करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों साइड्स आइडेंटिकल है, तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट साइड पर होगा वही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। चलिए, नेट के मसले की वैसे हम बात कर रहे थे कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसको हम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्म होती है वो यूजुअली एग्जामिनर गिवन, इट इज गिवन बाय द एग्जामिनर इन द क्वेश्चन, एंड वी विल बी यूजिंग द फॉर्म गिवन इन द क्वेश्चन। बट व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट विच एवर फॉर्म इज गिवन बाय द एग्जामिनर, वी विल एक्सपैंड दैट। हम उस फॉर्म को एक्सपैंड करेंगे और उसके बाद फिर हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट लगाते हैं। तो हमने कहा कि अभी तो कोई फॉर्म नहीं है, तो जब कोई फॉर्म नहीं दी होती तो जनरल फॉर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। ये जनरल फॉर्म का इस्तेमाल तब करेंगे जब कोई फॉर्म नहीं लिखी होगी और आपको आपकी ख्वाहिश है कि आप किसी इक्वेशन को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करने के बाद उसको सॉल्व करें, तो फिर आप ये जनरल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब उसने कोई भी मेथड स्पेसिफाइड नहीं किया तो यूजुअली वी यूज फैक्टराइजेशन फर्स्ट, एंड इफ फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल वी गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है आप नहीं यूज कर रहे तो फिर आप कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करने के बाद काम कर सकते हैं।
और कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म जो है उसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। तरीका ये होता है कि एक्स प्लस बी होल स्क्वायर को आप खोलेंगे, यहाँ वो गलती ना हो कि आप एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दें। एक्स प्लस बी होल स्क्वायर खोलने का तरीका है एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको खोल रहे हैं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो भी इसकी एक्सपेंशन है उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस। जब हमने एक्सपेंशन कर ली, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट का मतलब है राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इट इज 1। तो हम करेंगे ए इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कंपेयर करने पे ए की वैल्यू आ गई। जब मैं एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूँ तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर है टू ए बी और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट है -5। तो हम करेंगे टू ए बी इज इक्वल टू -5। और यहाँ से अगर हम देखें तो टू ए बी इक्वल -5 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल चुके थे, ए इक्वल टू 1 है। इसको हम यूज करते हैं, ए की जगह रखते हैं 1 और बी की वैल्यू जो है वो बी ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू -5। यहाँ से आप बी का आंसर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -5/2, -5/2। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, इट इज गोइंग टू बी -2.5 या -5/2 भी कह सकता हूँ। सही, तो ये आपका बी की वैल्यू आ गई। और फिर आप देखें, अच्छा एक एक हो गया एक्स एक्स पावर 2 का कोएफिशिएंट, एक हो गया एक्स पावर 1 का कोएफिशिएंट, और जो विदाउट एक्स है उससे हम कहते हैं एक्स पावर 0। लॉ ऑफ इंडाइसिस ने हमें सिखाया था कि किसी भी बेस की पावर 0 हो इसका मतलब वो 1 होता है। तो उसको हम लिख, एक्स पावर 0 का कोएफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब ये है कि हम ऐसा टर्म कंपेयर करें जिसमें एक्स है ही नहीं। तो एक्स किस में नहीं है, ए स्क्वायर में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। तो ये नहीं कि आप सिर्फ कोई एक ले लें, जिसमें एक्स नहीं नजर आ रहा वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी किसके बराबर होगा, -6। तो आप लिख रहे हैं अगला ए बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू -6। यहां से जो आपकी ए की वैल्यू है दैट इज 1, बी की वैल्यू है -5/2 स्क्वायर प्लस सी, और सी की वैल्यू आपने अभी निकाली नहीं है, इज इक्वल टू -6। अब यहाँ से अगर आप सी निकालना चाहते हैं तो आप जो है -5/2 का स्क्वायर करेंगे, उसको -6 से माइनस कर देंगे। तो -6 माइनस -5/2 का स्क्वायर, यहाँ से आपका कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा -49/4। सही है, ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अच्छा, जब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई ए और बी और सी, तो ए को आप ए की जगह रख देंगे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में, बी को आप बी की जगह रख देंगे और सी को आप सी की जगह रख देंगे। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, जो जनरल फॉर्म हमने लिया था। तो अब रखते हैं, ए की जगह अगर हम 1 रख देते हैं, ए की जगह 1 रखेंगे, और 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, ये बात आपको पता है। और एक्स प्लस बी होल स्क्वायर है तो एक्स -5, बी की जगह -5/2 डालेंगे तो एक्स -5/2 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर प्लस सी। तो सी की वैल्यू हो जाएगी -49/4। तो ये जो है एक्स -5/2 होल स्क्वायर -49/4, ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई। दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, ये आंसर नहीं है, मतलब ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आ गई आपकी। दिस इज द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, CSF लिख दिया है, इसका मतलब दिस इज द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अच्छा, अब कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में करने के बाद इक्वेशन सॉल्व करना, देखें कितना लंबा प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है कि फौरन आ गया। अब ये जो फॉर्म आई है इसके थ्रू आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इससे बेहतर क्या है कि आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते। बट कभी कभार होता क्या है ये भी समझ लें, कभी कभार सवाल में बाकायदा पहले पार्ट में कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म निकलवाता है और अगले पार्ट में कहता है हेंस सॉल्व द इक्वेशन। ये हेंस वाला लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी अगर लिखा हो ना हेंस सॉल्व द इक्वेशन, इसका मतलब use the answer of previous part, use the answer of previous part। प्रीवियस पार्ट्स कर देता हूँ क्योंकि एक से ज्यादा बाजों का 3 पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट ए और पार्ट बी का जो चीजें होती हैं वो पार्ट सी में यूज हो रही होती हैं, या किसी एक पार्ट का यूज हो रहा होता है। तो मैंने प्रीवियस पार्ट्स लिख दिया। तो जब हेंस लिखा हो तो पहले पार्ट में अगर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में उसने कन्वर्ट करवाया था, और पार्ट बी में वो कह रहा था
हेंस सॉल्व, इसका मतलब आप अब आपने जो पार्ट ए में कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म निकाली थी उसी के थ्रू इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप अपनी तरफ से फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, अपनी तरफ से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बल्कि जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आपने जो है निकाली है उसी का आपने इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के थ्रू अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे समझ ले पार्ट ए में इसने मुझे बोला भाई इसको कन्वर्ट करो, मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब कह रहे हैं हैंड सॉल्व, इसका मतलब इसी को यूज करना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 जो है वो इक्वल टू 0 था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 वॉज इक्वल टू 0, राइट। तब इसकी जगह, इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन की जगह मैं कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ले लेता हूं और उसको इक्वेट टू 0 कर देता हूं। तो लेट्स ट्राई इट आउट। एक्स माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 49/4 इज इक्वल टू 0। जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आई है उसके थ्रू मैं इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ। मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी हो सकती थी इस वाले की, इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा के देखा और मेरे पास आंसर्स ऊपर मौजूद हैं। एक आंसर 6 था, एक -1 था। अब देखते हैं क्या यहाँ से भी वही आंसर्स आते हैं या नहीं आते। तो पहले हमने क्या किया, पहले एक लंबे प्रोसेस के थ्रू हमने कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में ऑब्टेन कर लिया। ये इससे शॉर्टकट मेथड भी एक है, लेकिन उसमें जो है ना थोड़ी टेक्निकलिटी है, बच्चे, मैं पास एक्सपीरियंस ने बताया कि बच्चे उसमें कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गलती करते हैं। तो ज्यादा बेहतर यही है कि आप थोड़ा लंबा सही लेकिन एक सेफ ऑप्शन है कि आप ये जो फॉर्म एग्जामिनर ने दी होती है उसको आप फॉलो करें, उसको एक्सपैंड करें और उसके बाद कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के थ्रू आंसर निकालें। तो ये मैंने आपको आसान वाला तरीका रखा है जो सब स्टूडेंट समझने के काबिल हैं और सब स्टूडेंट्स को समझ के अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 49/4, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर जो है आप यहीं रहने दें, सब्जेक्ट बना लें और इक्वल्स टू के बाद यू विल गेट 49/4। नाउ व्हेन यू आर गोइंग, ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया ना, 49/4 को आप वहां भेज देंगे। अच्छा, नाउ इफ यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर, देन यू नो दैट व्हेनेवर इवन पावर इज रिमूव्ड यू गेट प्लस माइनस। जब भी इवन पावर हटती है प्लस माइनस आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट लूंगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट लूंगा। टू रिमूव द स्क्वायर आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। और स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस भी लेना पड़ता है। तो यहाँ 2 और रूट कट गया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया x माइनस 5/2 और इक्वल टू के बाद आ गया प्लस माइनस 49/4 है, तो रूट ऑफ 49 इज 7 एंड रूट ऑफ 4 इज 2। x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। अब यहाँ से आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा, बल्कि मैं यही से दो आंसर्स पहले ही कर देता ना, वो ज्यादा बेहतर होता। x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस 7/2, क्योंकि रूट ऑफ 49/4 इज 7/2, तो प्लस 7/2 ले लिया और एक ले लिया x माइनस 5/2 इज इक्वल टू -7/2। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7/2 प्लस 5/2 आपका आंसर आ जाएगा, 7/2 प्लस 5/2। तो 7 प्लस 5 इज 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज 6। यहाँ से जो आपका x का आंसर आएगा दैट इज 6। और यहाँ से अगर आप आंसर देखेंगे तो दैट इज -7/2 प्लस 5/2। ये -2/2 आ जाएगा विच इज -1। यहाँ से आपका x का आंसर आ गया -1। यू हैव गॉट टू आंसर्स, x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू -1। ये मैंने सेम इक्वेशन जो है, सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पर यूज किया है, जो मैंने ऊपर यूज किया था उसी इक्वेशन से मैं आंसर लेकर आया हूँ। इसको एक साथ ब्रैकेट में रखते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम फाइनल आंसर के तौर पे इसको पेश कर दें। x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू -1 एक साथ आंसर लेके हमने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने से ये होता है कि आंसर अलग से आइडेंटिफाई हो जाते हैं और फिर मैंने किया दिस इज द फाइनल आंसर। तो सेम इक्वेशन है, देखिए आंसर आपके वही आ रहे हैं, 6 और -1। ऊपर आपने देखा फैक्टराइजेशन से 6 और -1 आया, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखा 6 और -1 आया, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म कहलाती है, जिसमें एक होल स्क्वायर ब्रैकेट होता है और उसके अंदर x आपको नजर आता है। तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को लेते हुए हमने वहां से x की वैल्यूज निकाली, एक वैल्यू आई 6, एक आ गई -1। सही है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
अच्छा, नॉन एग्जैक्ट आंसर जो है यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया था, हमने स्क्वायर मेथड आप कॉपी कर लें, कहाँ तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने? मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, कॉपी कर लिया, कहाँ तक कर लिया? कॉपी कर लें फिर मुझे बता दें, क्लियर एंड डन। अगर ऊपर का कुछ कॉपी कर लिया है तो फिर मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। चलें पहले थोड़ी देर ऊपर रहने देता हूँ, फिर नीचे कर दूंगा, सही है? 2 मिनट बाद मुझे बताएं। और फिर एक दफ़ा कॉपी हो जाए तो क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, कर ले कॉपी।
Once you have done, please write clear and done in the chat so that I can move forward. चलिए ग्रेट। जबरदस्त, ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके आगे क्या किया जाए। अब सुने, अब तक हमने ये सीख लिया कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और सॉल्विंग के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं: फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैक्टराइजेशन होती है, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर हम यूजुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, और अगर कोई चाहता है तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म भी कर सकता है। फैक्टराइजेशन की लिमिटेशन ये है कि ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, जबकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हमेशा वैलिड होते हैं। बट यूजुअली मेथड 1 नहीं हो रहा होता तो हम मेथड 3 को फॉलो करते हैं, बट अगर कोई चाहता है मेथड 2 फॉलो करना तो वो कर सकता है। लेकिन बाज औकात वो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है और फिर कहता है हैंड सॉल्व, इसका मतलब उस फॉर्म को यूज करना पड़ता है। तो मेथड्स हमें सारे आने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ सीखे ना। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के, क्वाड्रेटिक के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मजीद शेयर करना चाहता हूँ। वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म है। अच्छा, मैंने नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट के ऊपर कोई बात तो नहीं की थी ना? मिनिमम फेस, कर्व, हैप्पी फेस, सैड फेस, हाँ कोई बात नहीं की हुई इस पर, सही है। ये मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ आपके सामने कि अगर आपके वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका शेप याद रखें, या तो शेप हैप्पी फेस इस तरह का शेप होता है क्वाड्रेटिक का, या फिर सैड फेस इस तरह का शेप होता है। मतलब अब दो किस्म के शेप्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के, या तो इस तरह का शेप हो सकता है या इस तरह का शेप हो सकता है। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि उसका नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट क्या है। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं। तो टर्निंग पॉइंट मैं पहले लिख देता हूँ। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कर्व टर्न कर रहा है ना। और स्टेशनरी पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना, कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो एट द टॉप पॉइंट द बॉल इज स्टेशनरी, इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो इसीलिए जब भी टर्निंग पॉइंट की बात होती है तो वो टर्निंग पॉइंट स्टेशनरी भी होता है। इसकी एक और वजह ये होती है कि उस पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो होता है। वो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट टेंजेंट बना के बाद आपको बाद में सिखाया जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या वर्टेक्स। तो वर्टेक्स भी कहते हैं। अच्छा, अब टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या वर्टेक्स जो है, एक चीज होती है इसका नेचर, और एक होती है कोऑर्डिनेट्स। सही है? एक चीज होती है नेचर और एक चीज होती है कोऑर्डिनेट्स। नेचर का मतलब होता है कि या तो मिनिमम पॉइंट होगा उस कर्व का, मतलब इस तरह का शेप होगा, या मैक्सिमम पॉइंट होगा। क्वाड्रेटिक कर्व की जब बात होती है तो दो ही मामला हो सकते हैं। कर्व का या तो मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा। whether it will have a minimum point or it will have a maximum point। ये कैसे पता चलेगा? इस फॉर्म को देखकर कैसे पता चलेगा? वी ऑलवेज सी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की साइन की बेसिस पर पता चलेगा कि कर्व का नेचर मिनिमम है या मैक्सिमम। नेचर, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो कुछ बच्चे पॉजिटिव समझते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो से सोचते हैं मैक्सिमम पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ सोचने का तरीका ऐसा नहीं है। इफ ए इज पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिविटी से लिंक करें। इफ अगर आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी है तो आप क्या होंगे? आप खुश होंगे ना। तो खुशी से आप सैड, हैप्पी फेस ध्यान में रखें। हैप्पी फेस, इसका मतलब इस तरह का फेस बनेगा।
जिसका मतलब यू विल हैव अ मिनिमम पॉइंट, नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट विल बी मिनिमम। और अगर ए लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव, ए अगर नेगेटिव है इसका मतलब नेगेटिविटी से कनेक्ट करते हुए सैड फेज ध्यान में रखें। तो जब सैड फेज होगा तो यू विल से इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। तो याद रखें, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव इट इज अ मिनिमम पॉइंट, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव इट इज गोइंग टू बी अ मैक्सिमम पॉइंट। तो एक चीज होती है टर्निंग पॉइंट का नेचर, एक चीज होती है टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं? तो अगर हमारे पास कभी ये जनरल फॉर्म दी हो और मुझसे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं कि भाई क्वाड्रेटिक के टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हटा दे तो माइनस बी अपॉन टू ए जो है ये फॉर्मूला होता है टर्निंग पॉइंट के या टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का। और फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट एक्स इन द वाई इक्वेजन, सब्स्टिट्यूट एक्स इन इक्वेजन ऑफ द कर्व, एक्स को इक्वेशन ऑफ कर्व में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब ये बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी जब मैं एग्जांपल दूंगा। तो एग्जांपल सुन लें। लेट्स सपोज इफ यू हैव बीन गिवन एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, और आपसे कह रहा है कि आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट निकालो और नेचर बताओ। तो कोई बता सकता है कि इसको देखकर नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट क्या होगा? टर्निंग पॉइंट का नेचर मतलब क्या मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा? ऊपर जो गाइडेंस दी है उसकी बेसिस पे बताएं। विल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 हैव अ मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट? यस, चैट पे पार्टिसिपेट करें। y मैक्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखा करते हैं, ए की वैल्यू देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर 1 लिखा हुआ है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव 1, तो मैं ये लिख रहा हूँ the value of a is positive, the value of a is 1 and this is greater than 0. If it's positive then it is going to be a minimum point. मुझसे पूछ रहा है कोई टर्निंग पॉइंट के या स्टेशनरी पॉइंट या वर्टेक्स के का नेचर क्या है, मैं बोलूंगा मिनिमम पॉइंट है। यस, इट्स मिनिमम। और फिर मुझसे कोई कोऑर्डिनेट्स पूछने जाता है, कोऑर्डिनेट्स बताओ। फॉर कोऑर्डिनेट्स आई हैव बीन गिवन द फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। माइनस बी, बी क्या हो गया -6 अपॉन 2 टाइम्स ए की वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस बी अपॉन टू ए, और बी है -6, माइनस ऑफ -6 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ए, तो 6 अपॉन 2 इज 3, माइनस ऑफ -6 अपॉन 2 ए, ये 6 अपॉन 2 जो है 3 हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया। टर्निंग पॉइंट का वाई निकालने के लिए जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, इसमें 3 डाल दे, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 10। यहां से आप निकाल लें, हो जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 10, ये हो जाएगा 19 माइनस 8, और 19 माइनस 8 इज 1। 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 10, द आंसर इज 1। तो y कोऑर्डिनेट आपका 1 हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया 3 और y कोऑर्डिनेट हो गया 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट क्या हो गए? 3,1। कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y होते हैं ना, तो x3 आ गया y1 आ गया, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स 3,1। तो अगर आपको आंसर देना होगा पूरा, तो आप बोलेंगे इट इज अ मिनिमम पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 3,1। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा।
सही है जनाब। y इक्वल्स टू, एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस, स्क्रीन गॉट स्टक अगेन, नेट का इशू हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि जो है वो, ये अगर जनरल फॉर्म होगी तो इससे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं ना। तो यहाँ पर हम ये सीख रहे थे कि अगर जो है वो टर्निंग पॉइंट का नेचर तो मिनिमम पता चल गया। फिर हमने ये सीखा कि एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a लगाया, तो बी की वैल्यू वाज -6, माइनस ऑफ -6 अपॉन 2 टाइम्स a विच इज 1, तो 6 अपॉन 2 इज 3। वी हैव गॉट x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 को अगर हम इक्वेशन ऑफ द कर्व में डाल दें, 3 स्क्वायर माइनस 6 टाइम 3 प्लस 10, वी गॉट y1। और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे 3, 1। तो मिनिमम पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट्स विल बी मिनिमम पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स विल बी 3, 1। नेचर भी आ गया और कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। 3, 1 जो है वो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो मिनिमम है ये टर्निंग पॉइंट का नेचर है। नेचर इज अ मिनिमम पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 3, 1। सही है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो मिनिमम पॉइंट होगा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम पॉइंट होगा।